Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss about the distinction between company and partnership. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि कंपनी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इससे पहले हम जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं। हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कंपनी क्या होती है और पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, इसको हम देख लेते हैं एक बार। पॉइंट नंबर फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंपनी, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी की डेफिनेशन हमने स्टडी करी थी पीछे और ये डिस्कस किया था कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसको लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है और जिसका जो लाइफ होती है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होती है और ये पार्टनर्स की लाइफ से बिल्कुल अलग होती है। आर्टिफिशियल पर्सन है, इसका मतलब लॉ क्या करता है, इसको एक सेपरेट एंटिटी के तौर पर डील करता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पर डील करता है लॉ, ठीक है। और इसकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, इसके पार्टनर से बिल्कुल अलग होती है। जो उसके मेंबर्स होते हैं, जो उसके सब्सक्राइबर्स होते हैं, उनसे बिल्कुल डिफरेंट होती है। सब्सक्राइबर्स रिटायर हो सकते हैं, जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और नए पार्टनर्स भी, नए मेंबर्स या शेयर होल्डर्स उसके अंदर ऐड भी हो सकते हैं। लेकिन कंपनी अपने ऑपरेशंस को एज इट इज़ रन करती रहती है, वो कभी भी फिनिश नहीं होती है। केवल एक टाइम आता है उसका, दैट इज़ वाइंड अप। जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती तब तक उसका एग्जिस्टेंस बना रहता है। वाइंड अप के बाद उसका एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाता है। इसी वजह से कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड विच इज हैविंग इट्स परपेचुअल सक्सेशन। क्लियर, ये तो बात होगी कंपनी की। अब हम बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म की। पार्टनरशिप क्या होती है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डेफिनेशन स्टडी करी थी कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स एग्री हो जाते हैं बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए और उस बिजनेस को सभी पर्सन्स एक साथ मैनेज करते हैं या कुछ मैनेज करते हैं और सभी के बिहाफ पर वो ऐसा करते हैं, तो हम ऐसे रिलेशन को पर्सन्स के बीच के पार्टनरशिप के नाम से जानते हैं। और जितने भी पर्टिकुलर पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, उनको हम उस फर्म का पार्टनर कहते हैं। दैट इज अबाउट द पार्टनरशिप फर्म। सेकेंड डिफरेंस क्या है इसके अंदर? कंपनी के अंदर जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, दैट इज फॉलोड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी का मेमोरेंडम तैयार होना है, आर्टिकल तैयार होना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है या उसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मुलेट होने हैं, जो भी प्रोविजंस उसको फॉलो करने हैं, ऑल दीज आर रेगुलेटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी मैटर्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉर्म किया जाता है, दैट इज फॉलोड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा पार्टनरशिप को प्रॉपरली रेगुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। पॉइंट इसके लिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। कंपनी इज क्रिएटेड बाय फॉलोइंग अ प्रोसीजर लेड डाउन बाय द लॉ। कंपनी एक्ट ने एक प्रॉपर प्रोसीजर लेट डाउन कर रखा है, एक प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो कर रखा है। उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए कंपनी को क्रिएट किया जा सकता है। जबकि पार्टनरशिप फर्म दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट के मीडियम से क्रिएट किया सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। टू और मोर पर्सन्स आर देयर, दे आर हैविंग अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम एंड एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड इन दिस वे अ पार्टनरशिप फर्म इज क्रिएटेड। फोर्थ पॉइंट इज, हर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कंपनी को उसका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नहीं मिलेगा, जिसके बेसिस पर वो अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करती है। रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो ऐसा कोई भी कंपल्सन पार्टनरशिप फर्म के अंदर नहीं होता है। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी विद इन द स्कोप ऑफ इट्स मेमोरेंडम। यानी कि
एक पार्टनरशिप एक जो कंपनी अगर किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहती है तो उसके अंदर ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है, और जो मेमोरेंडम में जिन बाउंड्रीज को डिफाइन कर रखा है या जो मेमोरेंडम का स्कोप है उसी को फॉलो करते हुए कोई भी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है। ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के साथ में ऐसी कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है, ऐसी कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। कोई भी लीगल वे में वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो कर सकती है। ऐसी कोई भी उसके पास मेमोरेंडम, जैसे कंपनी के अंदर एक मेमोरेंडम वाला स्कोप होता है कि मेमोरेंडम में जिन एक्टिविटीज़ को फोकस किया गया है उन्हीं के अराउंड कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसी कोई भी मेमोरेंडम के बेस पर डिफाइन की हुई बाउंड्री अवेलेबल नहीं होती है। हाँ, लीगल होना चाहिए एक्ट, दैट इज मस्ट। क्लियर। नेक्स्ट वन इज सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कंपनी का अपने मेंबर से एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, दैट्स व्हाई इट इज हैविंग इट्स सेपरेट एंटिटी, और इसकी जो पहचान होती है वो इसके मेंबर से अलग होती है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। पार्टनर्स का कलेक्शन ही पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस है, पार्टनर्स नहीं है तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जिस्टेंस नहीं है। लेकिन कंपनी के केस में मेंबर्स जो है तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस है, मेंबर्स नहीं है तो भी कंपनी का एग्जिस्टेंस बना रहता है, क्योंकि इसकी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। ओके। द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स। कंपनी के केस में डिफरेंट मेंबर्स के बेसिस पर हम कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और ओपीसी। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए, और ओपीसी में कम से कम 1 मेंबर की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूंगा तो पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप। ओके। अगर मैं मैक्सिमम मेंबर्स की बात करूं तो प्राइवेट कंपनी में 200 की लिमिट है, पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड मेंबर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जबकि ओपीसी में केवल और केवल 1 ही मेंबर मैक्सिमम वे में अवेलेबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पर्सन्स को ज्वाइन कराया जा सकता है। ओके, ये तो बात हो गई नंबर ऑफ मेंबर्स की। अब बात करते हैं हम 8 पॉइंट में लायबिलिटी की। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स विद इन अ कंपनी इज लिमिटेड एंड दिस इज लिमिटेड टू द अनपेड नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। यानी कि जो शेयर्स परचेज कर रखे हैं और उनकी जो अनपेड नॉमिनल वैल्यू है वहां तक की लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की कंपनी के अंदर, इसके अलावा और कोई लायबिलिटी नहीं होती है। जबकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई भी लोन है और पार्टनरशिप फर्म को क्लोज किया जा रहा है तो उस लोन की रिकवरी पार्टनरशिप फर्म की असेट्स से तो की जाएगी, और अगर उससे भी पूरी नहीं होती है तो जो पार्टनर्स हैं उनकी पर्सनल असेट्स को भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। इसी वजह से इनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द शेयर्स ट्रांसफरेबिलिटी। कंपनी के अंदर शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी कि एक पर्टिकुलर मेंबर या शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल करके ट्रांसफर करना चाहे किसी दूसरे बंदे को तो वो ऐसा कर सकता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में जो भी शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, या तो पार्टनर बना रहेगा या फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म को छोड़ना पड़ेगा। अपने बिहाफ पर वो किसी दूसरे पर्सन को एज अ पार्टनर ज्वाइन नहीं करा सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स एग्री ना हो। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी। कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है, सेपरेशन होता है, क्योंकि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना गया है। तो उस बेसिस पर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो कंपनी की ही होती है, शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। क्लियर। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी की बात करूं तो दिस इज द जॉइंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द पार्टनर्स विद इन द फर्म। यानी कि पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स की जॉइंट प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। कंपनी केवल वही एक्ट फॉलो कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप में आते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के स्कोप के बाहर अगर किसी एक्ट को फॉलो करती है तो वो एक्ट अल्ट्रा वायर्स एक्ट हो जाएगा और कंपनी किसी भी तरीके से इसमें बाइंड नहीं होती है। दैट इज क्लियर। लेकिन अगर मैं
पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में आप किसी भी लॉफुल एक्ट को फॉलो कर सकते हो। हाँ, पार्टनर्स की कंसेंट होनी जरूरी है इसके अंदर। जितने भी पार्टनर्स हैं अगर वो कंसेंट देते हैं तो किसी भी लॉफुल एक्ट को आप पार्टनरशिप फर्म के अंदर फॉलो कर सकते हो। ऐसी कोई भी बाउंड्री इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज, कंपनी को मैनेज करने के लिए हम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम को क्रिएट करते हैं और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम है दैट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स और शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। सेपरेशन होता है यहाँ, जो मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं और मैनेजमेंट है, दोनों का सेपरेशन होता है। शेयर होल्डर्स कंपनी को मैनेज नहीं करते हैं, दीज आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर मैनेजिंग ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। क्लियर। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे पार्टनर्स कंपनी के डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज, कंपनी का परपेचुअल सक्सेशन होता है, यानी कि इसका जो लाइफ है वो अपने पार्टनर जो अपने मेंबर्स हैं उनकी लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। इसकी लाइफ लॉन्ग होती है और तब तक होती है जब तक कि इसका वाइंड अप ना हो जाए। लेकिन अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो जब पार्टनर्स अलग अलग हो जाते हैं और वो पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का डिसीजन ले लेते हैं, उसी समय पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस फिनिश हो जाता है। तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिपेंड करती है पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। अगर कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है पार्टनरशिप फर्म चलती रहती है, और कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक हो जाता है तो पार्टनरशिप फर्म भी क्लोज हो जाती है। इसी वजह से इसका कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज, अगर कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी के अंदर जितने भी डिसीजंस फॉलो किए जाते हैं उसके लिए ऑर्डिनरी या स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है, उसी के बेसिस पर डिसीजंस को फॉलो किया जाता है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें केवल और केवल सारे पार्टनर्स की कंसेंट को फॉलो किया जाता है। अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट है तभी किसी भी इंपॉर्टेंट डिसीजन को आप इसमें फॉलो कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। कंपनी को अगर डिसॉल्व करना है तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस को फॉलो करना होता है, उसी के बेसिस पर आप कंपनी को डिसॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपका जब मन करेगा तब आप कंपनी को क्लोज कर दोगे। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस है और इस लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही कंपनी का डिसोल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म को कभी भी डिसॉल्व किया सकता है विद द म्यूचुअल कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। आप कभी भी किसी भी टाइम पर पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर्स की स्वीकृति के बेसिस पर डिसॉल्व कर सकते हो। क्लियर। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन इज, कंपनी हैज़ टू फॉलो मैनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस। जब कंपनी को फॉर्म होना है या उसका रजिस्ट्रेशन होना है या कोई भी उसे पर्टिकुलर एक्टिविटी को फॉलो करना है, कोई भी एक्ट फॉलो करना है, तो उसके लिए उसको डिफरेंट टाइप के ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना पड़ता है जो कि कंपनी एक्ट के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं। जबकि अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करूं तो उसे भी थोड़े बहुत ऑब्लिगेशंस फॉलो करने होते हैं, बट दैट इज वेरी फ्यू इन कंपैरिजन ऑफ कंपनी। ओके, सो दीज ऑल आर द डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनी। ओके, थैंक यू।